तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी के एक बहुत ही प्यारे कोट के साथ। महात्मा गांधी जी कहते हैं, एन आई फॉर एन आई विल लीव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। देखो इस कोट का क्या मतलब है। इस कोट का सीधा साफ सीधा मतलब है पीसफुल रेजोल्यूशन। मतलब कि शांति से हमें किसी भी विवाद का निपटारा करना चाहिए, हिंसा के बदले में हिंसा नहीं करनी चाहिए। यही मतलब है इस कोट का डिस्कशन और डायलॉग से। डिस्कशन और डायलॉग से देखो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझो, बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेट्स से वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू का जो इशू था, देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर टू जितनी बड़ी फाइट हुई उतना बड़ा इशू नहीं था, छोटा सा इशू था। लेकिन इस इशू को हमने पीसफुल रेजोल्यूशन, डिस्कशन, डायलॉग से सॉल्व नहीं किया, टिट फॉर टैट से सॉल्व किया। मतलब जैसा उसने करा हमने भी उसके साथ वैसा करा। इसी की वजह से जो पूरा वर्ल्ड था वो कहीं ना कहीं इस वॉर के चपेटे में आ गया, जिसका एंड में क्या रिजल्ट निकला। एंड में नागासाकी, हिरोशिमा जैसी एटॉमिक बॉम्ब जैसी दुर्घटना हुई, ठीक है। तो ये जो रेजोल्यूशन था, और एंड में हुआ क्या, कोई एक पार्टी विन नहीं हुई, कॉम्प्रोमाइज हुआ एंड में, ठीक है। जापान ने घुटने टेक दिए अपने। तो यही जो चीज़ थी, ठीक है, इसको कॉम्प्रोमाइज करके भी सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। इसको कॉम्प्रोमाइज करके भी सॉल्व किया जा सकता था। अगर ऐसा किया जाता तो ये जो इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई, इतनी लाखों जाने गई, ये जाने नहीं जाती। तो यही कुछ गांधी जी के कहने का मतलब है कि क्या, कि आई के बदले आई लोगे, आंख के बदले अगर आंख फोड़ोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया जो है अंधी हो जाएगी। और यही कुछ चल रहा है रशिया और यूक्रेन के अंदर, यही कुछ चल रहा है इसराइल और पैलेस्तीन के अंदर, और इंडिया और चाइना में। हमारी इंडिया ने इस कोड का यूज़ करा, कन्फ्रंटेशन हो रही थी, लेकिन इंडिया ने कन्फ्रंटेशन का जवाब, पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया, पीसफुल रेजोल्यूशन से दिया, डायलॉग एंड डिस्कशन करा, और इंडिया ने आखिर में जीत हासिल करी, बिना वॉर को लड़े, ठीक है। तो ये CAPF के लिए, क्योंकि इंडिया चाइना रिलेशन है हमारा, CAPF का एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। आए सालों में, आगामी सालों में ये पूछने की संभावना भी है, और पिछले सालों में भी बहुत बार जो है CAPF एग्जाम जो है इंडिया चाइना रिलेशन से रिलेटेड सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसको डिस्कस हम करेंगे, इंडिया चाइना रिलेशंस को देखेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझना। पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। देखो मैच्योर लीडरशिप, ठीक है, मैच्योर लीडर्स की क्वालिटी क्या होती है। मैच्योर लीडर की क्वालिटी होती है कि कोई भी कंफ्लिक्ट हो जाए, अगर मैच्योर लीडर होता है तो उस कंफ्लिक्ट को कैसे रिसोल्व करता है, डिप्लोमेसी और डायलॉग से, मतलब पीसफुल रेजोल्यूशन से, जैसे हमने हमारे गांधी जी ने बोला, ठीक है, पीसफुल रेजोल्यूशन से। ये किसकी निशानी है, ये निशानी है एक मैच्योर लीडरशिप की, ठीक है। यही कुछ जो मैच्योरिटी है ये हमारे प्रधानमंत्री जी और जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, उन्होंने दिखाई। और गालवान वैली क्लैश हुए थे 2020 के बाद, उसके बाद डेडली कन्फ्रंटेशन हुआ इंडिया और चाइना का, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ थी ये फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट नहीं हुई। फिर भी ये जो चीज़ थी, कन्फ्रंटेशन हो रहा था, क्लैशेज हुए, ये फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट नहीं हुई। हम दोनों लीडर्स ने, इंडिया और चाइना के जो अपेक्स लीडर है, हमारे यहाँ पे मोदी जी है, वहाँ पे जिनपिंग है, ठीक है, इन दोनों ने क्या करा, शांति से इस विवाद का निपटारा किया, डिस्कशन और डायलॉग से करा, और इसको रिसॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यही कुछ एग्जाम्पल है, यही कुछ एग्जाम्पल है कि डिस्कशन और डायलॉग से और पॉलिटिकल विल हो तो कितने भी बड़े बड़े चीज़ें ना हो, कितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हो, कितने भी बड़े बड़े डिस्प्यूट्स हो, उनको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे लीडर्स ने सेट करा कि ये क्या है, मैच्योरिटी, मैच्योर लीडरशिप का एग्जाम्पल सेट करा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या है। इंडिया और चाइना के बीच में देखो चैलेंजेस तो बिल्कुल है, इंडिया और चाइना के बीच में चैलेंजेस तो बिल्कुल है। क्या क्या चैलेंजेस है वो देखने हैं। ये तो अभी करंट सिनेरियो में हमने देखा कि हमारे जो स्टैंड ऑफ चल रहा था हमारे लद्दाख बॉर्डर पे, ठीक है, तो वो तो हमने डिसंगेज कर दिया, ठीक है, वो तो हमने डिसंगेज कर दिया, लेकिन इशू अभी भी रहता है। वो इशू क्या क्या है वो चीज़ समझेंगे। देखियो हम दोनों कंट्री के बीच में कहीं ना कहीं म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, जिसका बहुत बड़ा रीज़न क्या है, हमारी जो बाउंड्रीज़ है, हमारी जो बाउंड्रीज़ है वो कहीं ना कहीं सेट नहीं है, वो कहीं ना कहीं तय नहीं है, डिटरमाइंड नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड बाउंड्री है हमारी, अनडिसाइडेड बाउंड्री है हमारी, ठीक है। उसी की वजह से क्या होता है, उसी की वजह से हमें LAC हो गया, ठीक है, वहाँ पे LAC भी एक तरह से अभी तक रिसॉल्व ही नहीं हुआ कि कौन सी बाउंड्री होगी कौन सी नहीं होगी। चाइनीज ट्रूप कभी इधर आती रहती है, कहती ये चाइना, हम उधर जाते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो अनडिसाइडेड बाउंड्री की वजह से
ये जो इशू है ये अभी भी अनरिजॉल्व है, जिसकी वजह से हमें आए दिन क्या होता है स्टैंड ऑफ देखने को मिलते हैं। जैसे डोकलाम स्टैंड ऑफ देखने को मिलता था 2017 के अंदर, अभी गालवानी में क्लैशेस हुए थे और वहाँ पे हमें डेडली कन्फ्रंटेशन स्टैंड ऑफ देखने को मिला था। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है, हमारी बाउंड्री डिसाइड नहीं है, ठीक है। मैकमोहन लाइन हो, चाइना उसको मानता नहीं है मैकमोहन लाइन को, तो अरुणाचल प्रदेश वो इशू में आता है। हमारे अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्या कहता है, ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है इसको चाइना कहता है ये साउथर्न तिब्बत है, ये साउथर्न तिब्बत है, ठीक है। यहाँ पे हमारी बाउंड्री सेट नहीं है, हम कहते हैं ये अक्साई चीन हमारा है, ये जो इधर वाला एरिया है जो इसने कब्जा कर रखा है LAC से, कहते हैं हम क्लेम करता है इंडिया इसको, ठीक है, ये हमारा हिस्सा है, और चाइना कहता है ये हमारा है। और यहाँ पे भी बाउंड्री जो है तय नहीं है। उत्तराखंड में भी कुछ इशू चल रहे हैं, यहाँ पे सिक्किम के पास डोकलाम इशू हुआ था, ये भी एक इशू है, ठीक है। तो हमारी बाउंड्री कहीं ना कहीं तय नहीं है, जिसकी वजह से मेन प्रॉब्लम आती है स्टैंड ऑफ की, ठीक है। सबसे पहला इशू क्या है, बाउंड्री डिस्प्यूट है हमारे बीच में, ठीक है, बाउंड्री रिसॉल्व ही नहीं है, बाउंड्री तय ही नहीं है हमारे यहाँ पे। उसके बाद देखो इंडिया और पाकिस्तान का आपको पता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो हिस्सा है जिसे गालगान, जिसे वो भी कहते हैं गिलगिट पाकिस्तान कहते हैं, जिसे LOC वाला जो एरिया है हमारा POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, बाल्टिस्तान और गिलगिस्तान यही इधर की साइड ही है। तो POK वाला जो एरिया है ये हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है, किसके साथ, चाइना के साथ। इधर ये वाला जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड है किसका, चाइना के, ये चाइना के साथ डिस्प्यूटेड है, ये पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो तुम्हें ये ग्रीन कलर वाला ये वाला एरिया किसके साथ डिस्प्यूटेड है, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। देखो हमारे यहाँ पे डिस्प्यूट है, हम इंडिया क्लेम करता है इस एरिया को, ठीक है। ये उस टाइम पे आज़ादी के टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई थी कि यहाँ पे वहाँ उनके रेंजर्स वगैरह आ गए थे सादे कपड़ों में, यहाँ ये कब्जे में कर लिया था। तो देखो चाइना क्या कर रहा है, चाइना यहाँ से CPEC निकाल रहा है, CPEC यहाँ से निकाल के, चाइना से निकाल के यहाँ पे जो अरेबियन सी है उधर लेके आ जाता है, ठीक है। पाकिस्तान का यहाँ तक ग्वादर पोर्ट जो है वहाँ पे निकालता है इस CPEC को। तो ये जो CPEC है ये कहाँ से जा रहा है, हमारे जो डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड रीजन है POK में, वहाँ से जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की इंटीग्रिटी को हर्ट करता है, इंडिया की सॉवरेनिटी को हर्ट करता है, ठीक है। तो ये एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है कि इंडिया हमेशा जोर देता है पाकिस्तान का कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म होता है, चाइना कभी भी उसको मानता नहीं है, हमेशा मतलब अपने आप को पीछे खींचता है इसको कंडेम करने से। तीसरा इशू ये हो गया, ठीक है। तो हमारे जो मेजर इशू हैं चाइना के साथ वो ये है क्या, एक बाउंड्री डिस्प्यूट, दूसरा क्या है, दूसरा है CPEC वाला, और तीसरा क्या है पाकिस्तान का टेररिज्म, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे इशू है, इंडिया चाइना की तरफ से, चाइना का जो इशू है मतलब इंडिया और चाइना का इशू मेन है, और चाइना का मेन रोल इसमें ये है, ठीक है। अब चाइना जो है वो इंडिया से क्यों नाराज है, क्यों हमारे यहाँ पे चैलेंजेस है, क्योंकि हम मेंबर है किसके, क्वाड के, ठीक है। आपको सभी को पता है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ये सारे मेंबर क्वाड के हैं। और चाइना इस क्वाड को, ये जो एक ग्रुप है, इस क्वाड को एंटी चाइना ग्रुप के नाम से बुलाता है, ठीक है। चाइना हमेशा ये समझता है कि जो क्वाड ग्रुप है ये उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है, ऑल्थो इस क्वाड ग्रुप का जो मोटिव है एज सच डायरेक्टली वो नहीं है, लेकिन चाइना कहता है कि मुझे काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें जब इंडिया पार्टिसिपेट करता है तो चाइना का इशू जो है इंडिया के साथ और ज़्यादा बढ़ जाता है रिसॉल्व होने की जगह, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। और आपने देखा होगा कि जब जब इंडिया जो है क्वाड की मीटिंग करता है, इंडिया जब जब जो है क्वाड से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो जब अटेंड करता है, तभी तभी चाइना क्या करता है, चाइना हमारे बॉर्डर से हमें पोक करता है, वहाँ से हमें छेड़खानी करता है, फिर इन्फिल्ट्रेशन कर देता है, या फिर कन्फ्रंटेशन चालू हो जाती है तब जब हम क्वाड की मीटिंग अटेंड करते हैं, ठीक है। और यही 2020 का क्लैश और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। मतलब कि क्या है कि दोनों की तरफ से देखो, ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, ताली जो है एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। और यही जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दोनों की तालियां हैं, इंडिया की क्वाड की और पाकिस्तान की CPEC, ये चाइना की CPEC की। यहाँ पे ये CPEC कर रहा है, यहाँ पे हम क्वाड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमें अब आई फॉर आई चाहिए या फिर पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए, ठीक है। ये इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा। देखो हमें चाहिए पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो करना क्या होगा उसके लिए, पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए चाइना के साथ जितने हमारे इशू हैं, चाहे वो CPEC का इशू हो, चाहे वो टेररिज्म वाला इशू हो, स्टैंड ऑफ हो, या हमारी डिमार्केटेड बाउंड्रीज नहीं है, ये सारा इशू हो, इसको रिसॉल्व कैसे करें, ठीक है। देखो एडिटोरियल के अंदर अच्छे सजेशंस दिए गए हैं
इसको आप अपनी ऐसे राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। एडिटोरियल में बताया गया है कि हमें ट्रस्ट डेवलप करना होगा, ट्रस्ट डेफिशिट है हमारे दोनों के बीच में। और देखो यहीं पे म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट की बात आई थी, हम दोनों कंट्री के बीच में क्या है, ट्रस्ट डेफिशिट है। इसीलिए इंडिया ने क्या करा था, चाइना के जो ऐप थे उसको बैन कर दिया था, चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स आ रहे थे उनको बैन कर दिया था, उन पर टैरिफ वगैरह लगा दिया। तो ये सारे जो छोटी छोटी नोकझोंक होती है उससे जो है कंट्री के रिलेशन कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं, और यही हमें देखने को मिलता है आए दिन चाइना के साथ। ठीक है, तो अब टाइम है क्या, डिस्कशन और डायलॉग का, पीसफुल रेजोल्यूशन का, क्योंकि एक की आंख फोड़ोगे, दूसरी आंख फोड़ोगे, तीसरी आंख फोड़ोगे, चौथी आंख फोड़ोगे तो पूरा वर्ल्ड क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। और वो इंडिया की स्ट्रैटेजी कभी नहीं है। इंडिया की स्ट्रैटेजी हमेशा क्या है, डिस्कशन और डायलॉग। और एक चीज़ समझ लो बच्चों कि जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है, तभी क्या होती है, तभी होती है वॉर। इस डायलॉग को लिखना मत भूलना कहीं भी, जहां मौका मिले वहीं इस डायलॉग को लिख देना कि डिप्लोमेसी फेल का मतलब क्या होता है, वॉर। जब डिप्लोमेसी फेल होती है तभी वॉर होती है। तो देखो अब यहाँ पे बताया गया, एडिटोरियल में सजेशन दिए गए हैं कि चाइना को क्या करने की जरूरत है। देखो ताली जब दोनों हाथ से बज रही है तो सॉल्यूशन भी दोनों हाथ का होना चाहिए। बिल्कुल, चाइना को भी कुछ स्टेप लेने चाहिए, इंडिया को भी कुछ स्टेप लेने चाहिए। तो देखो एडिटोरियल में बताया क्या कि चाइना को क्या स्टेप लेने चाहिए। देखो इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है, इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, पीओके, पाकिस्तान, टेररिज्म। तो चाइना को क्या करना चाहिए, पब्लिकली डिनाउंस करना चाहिए टेररिज्म को, इसकी निंदा करनी चाहिए पब्लिकली जो पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसकी पब्लिकली चाइना को निंदा करनी चाहिए। अगर चाइना ऐसा करेगा तो क्या होगा, इंडिया के साथ उसके जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं मजबूत होंगे, इंडिया भी चाइना पे विश्वास कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करने की जरूरत है, देखो इंडिया हमेशा तो नहीं लेकिन अब क्या कर रहा है, अब फाइट कर रहा है यूएन में परमानेंट सीट के लिए। ठीक है, उसके लिए कई कई ग्रुप्स भी बन चुके हैं। तो यहाँ पे बताया गया, एडिटोरियल में बोला गया है कि चाइना को सपोर्ट करने की जरूरत है इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को यूएनएससी के अंदर, यूएन रिफॉर्म जो हो रहा है उसके अंदर, यूएनएससी के अंदर इंडिया की मेंबरशिप को सपोर्ट करने की जरूरत है चाइना को। अगर चाइना ऐसा करेगा तो इसकी नेबर कंट्री के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, और देखो इंडिया को ट्रीट करने की जरूरत है इक्वली। ठीक है, इक्वली। देखो जब तुम किसी को इक्वल ट्रीट करते हो, देखो एक तो चीज होता है कि बिग ब्रदर की तरह तुम ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, तुम हमेशा उसको जता रहे हो कि तुम छोटे हो मैं बड़ा हूं, ठीक है, तो रिलेशंस क्या होंगे, कभी अच्छे नहीं होंगे। जब हम इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, कंट्री लेवल पे भी इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं कि तुम मेरे इक्वल है, ठीक है, तो क्या होता है, तो हमेशा जो रिलेशन है वो अच्छे होते हैं। और यही यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया हमेशा जो है, देखो इंडिया अब ग्लोबल साउथ में लीडर का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और ये दोनों जो कंट्री है, चाइना हो गया और इंडिया हो गया, ये दोनों ग्लोबल साउथ के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को अलाइन करने की जरूरत है, इसके लिए इक्वल राइट प्रोवाइड कराने की जरूरत है इंडिया को, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो मतलब क्या कि चाइना को सीधा सीधा क्या करने की जरूरत है, पहले तो इंडिया के फेवर में जो जो चीजें हैं उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। एक लाइन में बोलूं तो चाहे वो यूएनएससी की मेंबरशिप हो, चाहे वो पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सरशिप हो रही हो, वो चीज हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया को सपोर्ट करने की जरूरत है। अब इंडिया को क्या करने की जरूरत है अगर जो है चाइना का ट्रस्ट जीतना है तो देखो चाइना हमेशा कहता है क्या, चाइना हमेशा कहता है कि जो ताइवान है वो उसका पार्ट है। ठीक है, तो हम इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को जो उसकी वन चाइना पॉलिसी है, ठीक है, इंडिया हमेशा इसको अडेयर करता है। एक चीज ये समझ लो, इंडिया हमेशा इसको अडेयर करता है। इंडिया कभी नहीं कहता कि जो ताइवान है वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि पता है इंडिया को कहेगा तो फिर और लड़ाइयां बढ़ेंगी। ठीक है, क्योंकि ये चीज को पोक करेगी। लेकिन यूएसए इसका उल्टा करता है, लेकिन चाइना इस पॉलिसी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है क्या, कि हमें इनडायरेक्टली सपोर्ट करने की जरूरत है ताइवान को और जो तिब्बतियन मूवमेंट हो रहा है उसको, क्योंकि हमें क्या करना है, चाइना का जो गुस्सा है उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो हमें वन चाइना पॉलिसी को मेंटेन करने की जरूरत है कि ये जो है चाइना का ही पार्ट है। पहली चीज ये हो गई। अब देखो वेस्टर्न नैरेटिव, चाइना हमेशा गुस्सा होता है कब, जब हम क्वाड मीटिंग ज्वाइन करते हैं या यूएसए से अलाइन कुछ बात कहते हैं। ठीक है, क्योंकि चाइना और यूएसए की बिल्कुल नहीं बनती, हमेशा लड़ाई रहती है। लेकिन चाइना हमारी, मान लो कि बदकिस्मती है कि चाइना जो है हमारी नेबरिंग कंट्री और भी लैंड बॉर्डर है उसके साथ। ठीक है, तो इंडिया नेबर के साथ तो हम लड़ ही नहीं सकते। ठीक है, उसके साथ तो बनानी ही पड़ेगी, पड़ोसी के साथ तो बनानी ही पड़ोसी वाला व्यवहार तो निभाना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो सजेशन दिया गया है क्या कि ये जो वेस्टर्न नरेटिव है, यूएसए का जो नरेटिव है, इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। इंडियन मीडिया को एक बैलेंस्ड व्यू जो है, चाइना का फेवर भी है उसमें, जो ऐसा व्यू कुछ प्रेजेंट करने की ज़रूरत है ताकि जो चाइना है वो इतना ज़्यादा हमसे रुष्ट ना हो, गुस्सा ना हो, ठीक है। और हमें इंडिपेंडेंटली अपनी डिप्लोमेसी को फॉलो करना चाहिए, और इंडिया करता भी है। इंडिया जो है अपनी डिप्लोमेसी को इंडिपेंडेंटली फॉलो भी करता है, और यही हमारी सॉवरेनिटी है, यही हमारे प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है, ठीक है, सॉवरेन वर्ड जो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ एडिटोरियल में बताया गया है क्या कि इंडिया को करनी चाहिए। देखो, जो एडिटोरियल में नहीं बताया उसको भी थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते, पहले इसको बोलने दो जो बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम अपना जो है एनालिटिकल जो डिस्कशन है वो करेंगे। तो ये एडिटोरियल में बोला है कि भाई कुछ स्टेप इंडिया को, कुछ स्टेप चाइना को, कि तुम 2 कदम बढ़ाओ, 2 कदम हम बढ़ाएं तो कुछ बात बनेगी। वो चीज़ें करने की जरूरत है। उसमें वन चाइना पॉलिसी को अडेयर करना हो गया, ताइवान को चाइना का पार्ट मानना हो गया, न्यूज़ में बैलेंस्ड व्यू प्रोवाइड कराने हो गए, अपनी डिप्लोमेसी को इंडिपेंडेंटली फॉलो करना हो गया, वेस्टर्न व्यू से इन्फ्लुएंस ना होना हो गया। ये सारा इंडिया को करना चाहिए। और चाइना को क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान से जो टेररिज्म आ रहा है उसको काउंटर करना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई उसकी परनिंदा करनी चाहिए, बुराई करनी चाहिए, डिनाउंस करना चाहिए, और इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए जहां भी इंडिया सीट वगैरह के लिए करता है, यूएनएससी हो गया, यूएन रिफॉर्म हो गया, उसके लिए ये दोनों चीज़ करेंगे तो दोनों के बीच में ऑब्वियस सी बात है कि जो रिलेशन है वो अच्छे ही होंगे। अब देखो, दोनों कंट्री के बीच की जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब जो इनके इंटरेस्ट है, वो दोनों के ही फेवर में। देखो, हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट है। शेयर्ड इंटरेस्ट मतलब कि अगर हमारा भला होगा तो तेरा भी भला होगा, ये होते हैं शेयर्ड इंटरेस्ट, ठीक है। मेरा भला तेरा भला, शेयर्ड इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो, शेयर इंटरेस्ट क्या है कि दोनों ही जो है ग्लोबल साउथ की लार्जेस्ट कंट्रियां हैं, चाइना और इंडिया। इंडिया तो ग्लोबल साउथ की हमेशा वॉइस को क्लाइमेट चेंज जैसे इशू में यूएनएफ ट्रिपल सी में हमेशा जो है ग्लोबल साउथ को लीड करता है इंडिया, और चाइना भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट करता है। क्लाइमेट चेंज में चाइना हमारे साथ है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के इशू में चाइना हमारे साथ है, क्योंकि यहाँ से यूएसए से पैसे निकलवाने, इसलिए चाइना हमारे साथ देता है। यह है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, ठीक है। कि कुछ इश्यूज में चाइना अपोज करता है, टेररिज्म वाले इशू में चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, क्लाइमेट चेंज में चाइना इंडिया को सपोर्ट करता है। यह है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट जो इंडिया हमेशा फॉलो करता है। तो यहाँ पे बताया गया है क्या कि शेयर्ड इंटरेस्ट है, हमारे ग्लोबल साउथ के दोनों प्लेयर हैं। पॉवर्टी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ऐसे जो इश्यूज हैं उस पर हमें कोलैबोरेटली एफर्ट डालना चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई, हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि इंडिया की कुछ कमिटमेंट है। हमने देखा था एनडीसी, डिटरमाइंड टारगेट, हमारे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है जो यूएनएफ ट्रिपल सी जो पेरिस क्लाइमेट में आए थे, ठीक है, बाइंडिंग है हमारे पे। तो देखो, इसके लिए हमें सोलर पावर को बढ़ाना पड़ेगा, और जो चाइना है वो एक्सपर्ट है इन चीज़ में, सोलर पैनल वगैरह प्रोवाइड कराने में, क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड कराने में। तो देखो, अगर दोनों के इशू जो रिसॉल्व हो जाएंगे तो क्या होगा, चाइना की इकोनॉमी बढ़ेगी क्योंकि यहाँ से माल सपोर्ट हो गया, और इंडिया के कमिटमेंट पूरे होंगे, ठीक है। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी आएगी, ये चीज़ होगी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इससे बैलेंस ऑफ पे वो जो है बैलेंस डेफिसिट भी तो आएगा। तो देखो, बैलेंस डेफिसिट के लिए यहाँ पे बताया गया है, देखो इंडिया जैसी मार्केट कहीं नहीं है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग हैं, जितने ज़्यादा लोग उतनी बड़ी मार्केट, ठीक है। इंडिया जैसी मार्केट नहीं है, तो चाइना को क्या मिलेगा, चाइना का माल एक्सपोर्ट होगा, उसके बदले इंडिया जो हमारा डेफिसिट होगा उसको कैसे बैलेंस कर सकती है कि हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल्स है, हम लीड करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, आईटी सर्विसेज में, तो हम ये दोनों चीज़ें चाइना में प्रोवाइड कराएंगे। तो देखो क्या होगा, एक तरह से हमारा माल जाएगा, दूसरी तरफ से हमारा यहाँ से जाएगा, तो दोनों के रिलेशन जो है मजबूत बनेंगे। तो देखो, ये चीज़ करने वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ एकदम डुएबल चीज़ है जो हमें करनी चाहिए। इससे हमारे रिलेशन भी अच्छे होंगे, हमारे इशू भी रिसॉल्व होंगे, ठीक है। तो देखो, दूसरी चीज़ क्या है, हमारे रीजनल प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे हमें काम करना चाहिए। पहले तो शेयर्ड इंटरेस्ट हो गए, दूसरे जो है रीजनल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर। BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार। मतलब क्या कि बांग्लादेश चाइना से बेसिकली आएगा, ठीक है, चाइना से आया, म्यांमार में आया, फिर यहाँ इंडिया में आया, फिर बांग्लादेश में आया। देखो, इसका फायदा इंडिया को क्या होगा, ठीक है, इसका फायदा इंडिया को क्या होगा BCIM का। देखो, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी। जब कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे होगा, नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, एम्प्लॉयमेंट वगैरह आएगी, इकोनॉमिक जनरेशन होगा। तो जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी तो इसके साथ क्या होगा, वहाँ की जो पॉवर्टी है, भुखमरी है, लड़ाई वगैरह दंगे होते रहते हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंडिया के फेवर में भी है, चाइना के फेवर में भी है। चाइना के फेवर में क्यों है,
क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां से माल एक्सपोर्ट होगा बाकी कंट्रियों में, ठीक है। और जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में देखो, ये तो चीज़ें हो गई हमारी इंडिया और चाइना की, लेकिन जब तक जो नेबरिंग कंट्री है, चाहे वो म्यांमार हो चाहे वो बांग्लादेश हो, यहाँ पे जब तक शांति नहीं आएगी तब तक ये जो हमारे प्रोजेक्ट वगैरह है वो लागू नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो दोनों कंट्रियों को मिलके क्या करना चाहिए कि ग्लोबल लेवल पे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, उसको सॉल्व करवाना चाहिए। जैसे चाइना और रशिया की कितनी ज़्यादा साठ गांठ है, चाइना की रशिया के साथ, और इंडिया की भी रशिया के साथ साठ गांठ अच्छी है, यूक्रेन के साथ भी इंडिया के व्यवहार अच्छे हैं। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना दोनों ही मिलके जो ग्लोबल लेवल के इशू हैं उनको भी सॉल्व करवा सकता है, और जो रीजनल लेवल के इशू है, चाहे वो म्यांमार हो गया चाहे वो बांग्लादेश इशू हो गया, उनको भी रिसॉल्व करवा सकता है, ताकि हमारे ये जो प्रोजेक्ट हैं ये कहीं ना कहीं प्रगति में आए, ठीक है। देखो, किसी कंट्री में अगर वॉर चल रही होगी, किसी कंट्री में अगर अनस्टेबिलिटी चल रही होगी, तो क्या होगा कि वहां पे हमारा जो बेनिफिट है वो हो नहीं पाएगा, जो हमारे मोटिव है वो सर्व हो नहीं पाएंगे। इसको एक सिंपल से उदाहरण के थ्रू समझो। देखो, तुम्हें किसी से कुछ काम निकलवाना है, लेट्स से तुम्हारा दोस्त है, एक्स दोस्त है तुम्हारा, तुम्हें इससे कुछ काम है, ठीक है, पैसे ले रखे हैं इसने तुमसे, या तुम्हें उधारी लेनी है इससे, ठीक है। तुम इसके घर गए, तुम घर जा रहे हो, देख रहे हो कि यार इसके घर में दंगा चल रहा है, कि इसके पापा जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, टीवी तेज वॉल्यूम में चला रखा है, भाई उल्टा सीधा बोले जा रहा है, अपनी बहन को मारे जा रहा है, कुछ उल्टी सीधी चीजें चल रही है, लड़ाई चल रही है इनके घर में, अनस्टेबिलिटी है, शांति नहीं है इसके घर में, ठीक है। तो तुम क्या इससे कभी पैसे ले पाओगे उधारी? कभी नहीं ले पाओगे, ठीक है। अगर इसके साथ कुछ बिजनेस करना चाहते हो, कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। सेम चीज कंट्रियों के साथ भी होती है, कि अगर चाइना और इंडिया के अगर ये प्रोजेक्ट है हमारा, बांग्लादेश और म्यांमार चाइना इंडिया प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इसमें अगर म्यांमार और बांग्लादेश में अनस्टेबिलिटी चल रही है, अभी पता है आपको, यहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है, यहाँ पे जो शेख हसीना थी उसको ही भगा दिया वहां से। तो देखो, अगर इन कंट्रियों में अनस्टेबिलिटी चलेगी तो हमारे जो मोटिव है वो सर्व कैसे होंगे, कैसे सर्व होंगे, हम अपना माल जाके बेचेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे शांति के लिए अब दोनों कंट्री क्या कर सकती है, मिलजुट के हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको सर्व कर सकती है, ठीक है। तो अगर देखो ये चीज करेंगे तो क्या होगा, हमारे खुद के व्यवहार भी अच्छे होंगे और हमारा इकोनॉमी भी फ्लॉरिश करेगा। यही चीजें यहाँ पे बताई गई है, बाकी सारे छोटे मोटे सॉल्यूशन है, डायरेक्ट फ्लाइट दे दो, देखो ट्रेड, टूरिज्म, एकेडमिक एक्सचेंज, ये सारी चीजें बढ़ेगी, डायरेक्ट फ्लाइट, जर्नलिज्म एक्सचेंज। देखो, जर्नलिस्ट को एक्सचेंज करना सबसे पहले करना चाहिए, क्यों? देखो, क्योंकि जर्नलिस्ट क्या करता है, एकदम रियलिस्टिक व्यू प्रोवाइड कराता है अदर कंट्री में। चाइना में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, अगर इंडिया का जर्नलिस्ट वहां पे नहीं है, हम ऊपर इधर उधर की न्यूज मीडिया देख के क्या होंगे कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर जर्नलिस्ट को अगर हम एक्सचेंज करें तो क्या होगा, एक्यूरेट रिपोर्टिंग होगी, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं दूर होगी। ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। उसके अलावा जो चाइना बैन कर रखी है, चाइनीज ऐप वगैरह, उसको खोलने की जरूरत है, कम्युनिकेशन बढ़ाओ, बिजनेस पर्सनल, ये सारी चीज़ें बढ़ाओ। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है, हमने ऑलरेडी देख लिया है, फार्मास्यूटिकल, IT सेक्टर वगैरह से इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। और देखो, यहाँ पे बताया भी गया है कि अगर हमारे ट्रेड होंगे तो हमारे खुद के गोल है, जैसे विकसित भारत जो हमारा गोल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो ये कहीं ना कहीं पूरा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्ट्रैटेजिकली हमें बेसिकली सोचना चाहिए, स्ट्रैटेजिकली सोच के हमें इसको रिसॉल्व करना चाहिए, एक दूसरे के देशों में विजिट करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। इसी से क्या होगा, हमारा वर्ल्ड भी स्टेबल बढ़ेगा, हमारा रीजन भी स्टेबल बनेगा, और जो हमारे गोल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखो, ठीक है। देखो, साफ सीधी बात है, ये बिल्कुल एकदम वाइबल सॉल्यूशन था, और सारी चीज़ एकदम ट्रू है कि यही सारी चीज़ हो रही है, इसको सॉल्व करने का यही एक तरीका है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया चाइना इशू में क्या हो रहा है, कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या इशू है, क्या दोनों कंट्रियों को करना चाहिए, क्या क्या स्टेप करने चाहिए। तो ये कुछ था इंडिया चाइना के ऊपर। अगर आपको समझ आ गया होगा तो बच्चों एक चीज़ ज़रूर करो कि इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को एक बार अटैम्प्ट करो, ठीक है। आप लोग अटैम्प्ट करते हो, मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ा सा देखता भी हूँ मैं, लेकिन अभी थोड़ा सा चेक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं चेक करूँगा आज या कल में, मैं चेक करूँगा। आप बोलोगे सर टालते रहते हो, 2-3 संडे को बोला था, मंडे ट्यूसडे हो गया, कोई नहीं, मैं आज करता हूँ एक कॉपी आज मैं पक्का चेक करके देता हूँ, ठीक है। तो आप बस इसको लिखो और डालो हमारे ग्रुप के अंदर, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और देखो, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है अभ्यास लेखन और अभ्यास मंथन, इसको तुरंत ज्वाइन करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। पर्सनली बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा।
एक बार मौका दे के देखो अपने भी सर को कि सर तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। देखो कुछ इसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, जो तुम्हारा एग्ज़ाम है उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, अफोर्डेबल है बिल्कुल। एक बार इसे ज्वाइन करो और एक बार देखो कि क्या तुम्हें बेनिफिट मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं खेल रत्न अवार्ड के ऊपर। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक मैं वीडियो बना दूंगा दोनों के ऊपर ही, एक वीडियो बना के आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा क्या चीज़ है, क्योंकि इंक्वायरी तो आ ही रही है इसकी, बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। दोनों एक आधा 5-10 बच्चे तो ऐसे थे, इन्होंने दोनों एक साथ ही ले लिया, तो वही चीज़ करो आप, ठीक है। क्यों, इसमें टेस्ट सीरीज है, 37 टेस्ट सीरीज है, 37 टेस्ट सेक्शनल है, मल्टी सेक्शनल है, फुल लेंथ टेस्ट है। देखो कहाँ मिलेगा ऐसी सारी चीज़ें। इसमें 25 टॉपिक्स हैं, लेक्चर्स जो होंगे करीब 50 के करीब लेक्चर्स होंगे इसके अंदर, क्योंकि एक टॉपिक 2 लेक्चर में तो खींचेगा ही खींचेगा, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में डिस्कस करूँगा, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी अभ्यास लेखन के अंदर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारे खेल रत्न अवार्ड के अंदर। देखो खेल रत्न अवार्ड में अभी लिस्ट एक निकली थी अभी, उसमें जो हमारी मनु भाकर है उनका नाम ही नहीं है, ठीक है। हमारी जो मनु भाकर है उनका नाम ही नहीं है, और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो है हमारी मनु भाकर खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है, ये वाला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है अब इसका नाम, ठीक है। तो देखो इनका नाम ही नहीं है, और जो मनु भाकर है ये फर्स्ट ऐसी एथलीट है, फर्स्ट ऐसी एथलीट है जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे, ठीक है। ब्रॉन्ज जीते थे लेकिन 2 जीते थे, ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे एयर में, पहली ऐसी एथलीट है। उसके बाद में इनका नाम नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आने के चांसेस तो बिल्कुल है भाई यहाँ से। अब हम देखेंगे, देखो क्वेश्चन इनडायरेक्टली आता है, आपने पहले ही देख लिया, हमने जो हमारी आरी सीरीज है इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं तो आपको पता चल जाता है कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछता है या फिर करंट अफेयर से पूछता है। करंट अफेयर से पूछता है तो डायरेक्टली तो वो कभी पूछता नहीं है, घुमा फिरा के पूछता है, तो घुमा फिरा के पूछता है तो हम भी उसी वे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो खेल रत्न के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो खेल रत्न जो है, पहले उसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, अब उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा जो है ये स्पोर्ट्स के अंदर अवार्ड है, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का अवार्ड है खेल रत्न अवार्ड। 1991-1992 में इंस्टीट्यूट किया गया था, साल में सिर्फ एक बार दिया जाता है बच्चों, हर एक साल में 2-3 बार नहीं दिया जाता। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट इसको देता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी वगैरह क्या होती है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रखी हो तुमने ओलंपिक में, एशियाटिक गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में, वर्ल्ड गेम्स में, चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप में या इक्विवेलेंट जो भी हो, 4 साल के अंदर अंदर जब तुम्हें चाहिए अवार्ड, जब तुम्हारा लिस्ट में जाम जाएगा उससे पहले 4 साल के अंदर अंदर, ऐसा नहीं कि अभी जीता हो 10 साल बाद बोल रहे हो कि मैंने उस टाइम पे जीता था, मेरा नाम डालो यहाँ पे खेल रत्न में, 4 साल के अंदर अंदर, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ ऐसी चीज़ भी है क्या कि तुम्हारा जो खेल रत्न अवार्ड है उसको इनएलिजिबल हो जाओगे, नॉट एलिजिबल हो जाओगे। देखो बिल्कुल है, अगर तुम्हें पेनलाइज कर रखा हो या तुम्हारे अगेंस्ट में इंक्वायरी चल रही हो, पेंडिंग हो या चल रही हो, ठीक है। कौन से केस में, ड्रग्स अब्यूज में, ड्रग्स और सब्सटेंस वो जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं ना, उसमें अगर चल रही हो, एंटी डोपिंग वाला जो केस है, तो तुम एलिजिबल नहीं हो। बस ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें नॉट एलिजिबिलिटी, डिसएलिजिबिलिटी है, ठीक है। और क्या चीज़ है, देखो कोई एक अवार्ड सिर्फ एक ही बार मिलेगा लाइफ टाइम में, एक बार मिल गया तो बस ठीक है, उसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा, नो अवार्ड सेकंड टाइम। एक साल में सिर्फ एक ही अवार्ड दिया जाएगा, ओनली 1 अवार्ड एवरी ईयर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10-15 लोगों को बोला कि तुम भी ये ले लो, तुम भी ये ले लो। ये एपेक्स अवार्ड है, तो एक साल में एक ही बार दिया जाएगा और एक ही बंदे को दिया जाएगा, मरने के बाद भी दे सकते हैं, ठीक है। पॉस्टुमसली मतलब मरने के बाद भी दिया जा सकता है, और कैंसल और वो चीज़ें भी गवर्नमेंट कर सकती है इसको, ठीक है। पैसे वगैरह क्या मिलते हैं, 25 लाख रुपए मिलते हैं, एक ऑनर सर्टिफिकेट मिलता है और एक मेडल मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और 25 लाख पे टैक्स वगैरह नहीं लगता, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, ना वेल्थ टैक्स लगता ना इनकम टैक्स लगता। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली खेल रत्न अवार्ड के बारे में। इससे ज़्यादा तो इसके बारे में और कुछ पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो भाई भगवान भरोसे है फिर, ठीक है, क्योंकि हम तो इतना ही डिस्कस कर सकते थे, इसके अलावा तो फिर पूरा पेज भर दूँ तो भी कम रहेगा। तो इतना समझ आ गया होगा, तो इससे क्वेश्चन आएगा। देखो हमें क्या करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, ठीक है। अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। बच्चे क्या गलती करते हैं वो चीज़ एक बार सीख लो। देखो बच्चों, हम गलती करते हैं कि यार ये ना छूट जाए, 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 सब पकड़ लो, ठीक है। सब एकदम वो कर लो, पढ़ लो सब, ठीक है। रिवाइज करने के लिए इतना टाइम ही नहीं है।
हर चीज़ नहीं पढ़े जा रहे हैं, हर चीज़ नहीं पढ़े जा रहे हैं, रिवाइज होता नहीं, और जो पहले पढ़ा था उसी में से 2 क्वेश्चन टपक गए और दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, तो ये सब करने का फ़ायदा क्या? ये सब तो वेस्ट गया ना, टाइम भी वेस्ट किया तुम्हारा, मेहनत भी वेस्ट गई। तो एक बार एक चीज़ करो, उसको ढंग से रिवाइज कर लो, ढंग से दिमाग में बैठा लो, उसके बाद दूसरी चीज़। ठीक है, तो वही चीज़ हम डेली डिस्पैच में करते हैं बच्चों, कि जो टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, इधर उधर नहीं भागते, जहाँ से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है वो चीज़ें हम समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 1 है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सिर्फ एक बच्चा जो है देव, वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, सिर्फ वो, चाहे मैं इसको रात को 10 बजे डालूं या इसको 8 बजे डालूं या सुबह 8 बजे डालूं, ठीक है, वो बच्चा हमेशा इसको देखता है और देखते ही कमेंट करता है। बाकी बच्चे डाल दिया, देख दिया, छोड़ो, कमेंट ही नहीं करते। ठीक है, तो बच्चों कमेंट करो और तुम भी कंसिस्टेंट बनो। ठीक है, अपने आप पे प्राउड करो कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, जैसे देव है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लो। नेक्स्ट चलते हैं, केन बेतवा लिंक कैनाल। ठीक है, केन बेतवा देखो, अभी आज के अखबार में आया था कि हमारे जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं इसका, बुंदेलखंड रीजन में ग्रीन इकोनॉमी का काम करेगा। ठीक है, आज क्या चीज़ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है, क्रिसमस डे तो है ही है, तो हैप्पी क्रिसमस डे बच्चों सबको। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा सर क्रिसमस मना रहे हैं आज, देखो बच्चों सर का थोड़ा गला खराब है, सर ये फालतू चीज़ें नहीं करते, फालतू चीज़ें खैर नहीं है, लेकिन मैं नहीं करता ये, मैं थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस टीचर हूँ। ठीक है, टीचर एक अपने आप में ही बहुत रिस्पॉन्सिबल वर्ड है, जो समझते नहीं है लोग, वो सोचते हैं कि कोई भी टीचर बन जाता है, कोई भी टीचर नहीं बनता, मेहनत करने वाला बनता है, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा टीचर मेहनत करता है। ठीक है, तो ये है हमारा केन बेतवा लिंक। केन बेतवा लिंक, आज मोदी जी ने इसकी फाउंडेशन रखी है। ठीक है, मोदी जी ने फाउंडेशन रखी है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, कौन से रीजन में, पहले तो ये बताओ। देखो 2 रीजन में है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हमारे देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंटरलिंक करेगा रिवर को। ठीक है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान टू इंटरलिंक रिवर। ठीक है, इंटरलिंक करने वाला कौन कौन सी रिवर को करेगा? केन और बेतवा को। ठीक है, केन और बेतवा को। केन कहाँ पे है? एमपी में है, बेतवा कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, दोनों को लिंक करेगा। ठीक है, फेज 1 में धुआंधार डैम जो है उसको करेगा। धुआंधार डैम कौन सी रिवर पे है? केन रिवर पे। और फिर लोअर उर डैम, ये कौन से रिवर पे? उर रिवर पे। ठीक है, इन दोनों को पहले ही अटैच करेगा, उसके बाद इसमें बिजली वगैरह बनेगी, वो सारी चीज़ें होंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी बहती है? बीचों बीच से कौन सी नदी पास होती है? केन रिवर पास होती है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, कौन सी रिवर पास होती है? केन रिवर पास होती है। केन और बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो इतनी चीज़ थोड़ी सी दिमाग में डाल लो, अगर आ जाता है तो आंसर कर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे गंदे बच्चों। ठीक है, चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आर्टिकल की तरफ, रेमिटेंस। चलो जान के थोड़ा सा खुश हो जाओ कि इंडिया जो है इस साल भी जो है हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीव करने वाला देश बना है। अब देखो, जिन मेरे बच्चों को नहीं पता रेमिटेंस क्या चीज़ होती है, तो देखो हम जाते हैं अब्रॉड, ठीक है, बाहर जाके विदेश में जाके पैसा कमा के लाते हैं। ठीक है, उस पैसे को हम अपनी मम्मी को भेजते हैं, पापा को भेजते हैं, मम्मी खर्च करो, अब मैं डॉलर में कमा रहा हूँ, तो उस पैसे को क्या कहते हैं? रिमिटेंस कहते हैं। ठीक है, इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, तो ऑब्वियस ही बात है यहीं से लोग सबसे ज़्यादा दूसरे देशों में जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा पैसे कमा के लाएंगे, तो इंडिया इस बार भी हाईएस्ट एवर जो है रिमिटेंस कमा के लाया है, फर्स्ट नंबर पे आया है। कितना परसेंट? जीडीपी का, जीडीपी का 3.3% जीडीपी का, बोला नहीं जा रहा, मुंह में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। 3.3% जीडीपी का जो है इंडिया जो है रिमिटेंस कमा के लाया है इस साल 2024 के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। फर्स्ट 3 याद कर लो, टॉप 10 ना याद रहे तो। इंडिया, मैक्सिको, चाइना। चाइना 3rd नंबर पे है, मैक्सिको 2nd नंबर पे। इंडिया, मैक्सिको, चाइना। ठीक है, मैक्सिको, चाइना, इंडिया, IMC। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बाकी टॉप 10 में पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, और कौन कौन से हमारी नेबरिंग कंट्री है, ये सारी हमारी आती है। ठीक है, ये देख लेना एक बार। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको कमेंट करो बच्चों अगर इसका आंसर पता है तो। नेक्स्ट चलते हैं क्वांटम कंप्यूटर। आज बहुत सारे आर्टिकल आए थे जो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता होगा 2024 के अंदर अब कंप्यूटर से भी पूछने लग गया। PYQ देखे, PYQ देखो, उसमें कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं।
कंप्यूटर वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो थोड़ा बहुत जो आता है वहाँ से पूरा एकदम यूपीएससी सीएससी वाली नॉलेज ना लेके, सीएससी में तो भाई बहुत भैड़े क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन ही समझ नहीं आते, लेकिन सीएपीएफ हमारा अच्छा आदमी है, सीएपीएफ अच्छा आदमी है, वो अच्छे क्वेश्चन पूछता है, बच्चे आसानी से उसे समझ सकते हैं और वो आसानी से उसे क्लियर कर सकते हैं, ईजी क्वेश्चन होते हैं सीएससी के मुकाबले, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग है यूपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि नया नया टॉपिक है, एडवांस टॉपिक है। तो कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर में फ़र्क क्या होता है, बिट्स और क्यूबिट्स का। जो क्यूबिट्स होता है वो क्वांटम कंप्यूटर में होता है, और जो नॉर्मल हमारे घर में कंप्यूटर लगे हैं उसमें बिट्स होता है। बिट्स मतलब 1-0 वाली लैंग्वेज पे काम करता है, या तो 1 रहेगा या 0 रहेगा, या तो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, ठीक है। लेकिन जो क्यूबिट्स होता है वो काम करता है 1, 0 या 1 एंड 0 दोनों, ठीक है, इन पे काम करता है। तो ये थोड़ा सा एडवांस होता है। क्या क्या वर्ड है, कीवर्ड को याद रखो, ठीक है। एंटेंगलमेंट, एंटेंगलमेंट मतलब क्या होता है कि जो क्यूबिट्स होता है थोड़ा सा उसको फास्ट बना देता है प्रोसेस वगैरह को। अब कंप्यूटर बनाना तो मैं सिखाऊंगा नहीं तुम्हें, तो बेसिक बेसिक चीज़ें समझो। एंटेंगलमेंट हो गया, सुपर इम्पोजिशन हो गया, इसी चीज़ को कहते हैं सुपर इम्पोजिशन। 1 एंड 0 दोनों, ये क्या है, सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। ये क्या करता है, कंप्यूटर को फास्ट बना देता है। यही सारी चीज़ें जो है क्वांटम कंप्यूटरिंग में रहते हैं, ठीक है। एंटेंगलमेंट, सुपर इम्पोजिशन, 2 वर्ड को याद रखो, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था शायद, ठीक है, ऐसा सीएससी के अंदर बोल रहा हूँ, सीएससी में क्वेश्चन ऐसा पूछा था, एंटेंगलमेंट और सुपर इम्पोजिशन, ये 2 वर्ड कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। तो क्या इसका आंसर है, क्वांटम कंप्यूटिंग में, ठीक है। अब देख लो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री वगैरह थोड़ा सा देख लो। शोर एल्गोरिथम सबसे पहले ये आया था, फिर क्यू सिस्टम 1 आया, गूगल का ये साइकमोर प्रोसेस आया, फिर विलियम क्वांटम चिप आई, ठीक है। थोड़ा सा नाम ध्यान में रखना बस कि ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, क्वांटम कंप्यूटिंग से। क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट पे काम करता है। क्यूबिट मतलब 1, 0 एंड 1 एंड 0, ठीक है, ये है क्यूबिट पे काम करता है। सुपर इम्पोजिशन एंटेंगलमेंट इसको फास्ट बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है शायद 5वां बच्चों, नहीं ये 3रा है, इससे पहले वाला दूसरा था, ठीक है। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट चलते हैं हमारे गवर्नर के इश्यू पे, ठीक है। देखो थोक के भाव जो है, गवर्नर जो है इधर उधर हुए हैं हमारी इंडिया के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा गवर्नर कहाँ गया, थोड़ा सा नाम याद रखना। अजय भल्ला जी जो हैं उनको मणिपुर का गवर्नर बना दिया गया है। वीके सिंह जो हमारे रिटायर्ड जनरल हैं उनको मिजोरम का बना दिया गया। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का बना दिया गया। हरि बाबू खंभापति को उड़ीसा का बना दिया गया, और राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को केरला का बना दिया गया, ठीक है। तो ये जिसके बना दिए गए हैं इसको थोड़ा सा रट लेना, रटने वाली चीज़ है, सिंपल सी। 2-3 बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग करके दे सकता है, ठीक है। अब जो हमारी स्टैटिक नॉलेज है गवर्नर के बारे में, ये थोड़ा सा देख लो, इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत में नहीं है, ठीक है, लक्ष्मीकांत में नहीं है, ये वाली इंडियन पॉलिटी में नहीं दे रखा है ये वाला, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं दे रखी, वैसे तो दे ही रखा है, ऐसा तो है नहीं कि इंडियन पॉलिटी में ना हो, कुछ चीज़ें नहीं दे रखी जो पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। गवर्नर क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है हमारे स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है, सीएम नहीं होता, गवर्नर होता है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। और ये जो गवर्नर है ये कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है, कैनेडियन मॉडल को हमने कॉपी करके करा है। कन्वेंशन क्या है, हमारी पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि जो हमारा गवर्नर होगा, ठीक है, वो जिस स्टेट का गवर्नर बनाएंगे उस स्टेट से बिलोंग नहीं करेगा। जैसे अजय भल्ला को मणिपुर का बनाया गया तो वो मणिपुरी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताइए, नॉट बिलोंग टू द स्टेट, ठीक है, जहाँ पे अपॉइंट कर रहे हो। ये कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा ऐसा कि जो प्रेसिडेंट जब करेगा उसको तो कंसल्ट कर लेगा किससे, सीएम से कंसल्ट कर लेगा, जो कि कभी नहीं किया जाता, सच्चाई यही है, ठीक है। तभी तो केरला वगैरह में लड़ाई चलती रहती है, साउथ इंडिया में क्यों गवर्नर और सीएम की लड़ाई चलती रहती है, अगर उसकी मर्जी से ही अपॉइंट करा होगा तो क्यों लड़ाई चलेगी। लेकिन ये कन्वेंशन है कि करना चाहिए, प्रेसिडेंट को उससे सलाह मशवरा लेनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। जो गवर्नर होता है वो इलेक्टेड नहीं होता, लोगों द्वारा, हमारे द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता गवर्नर, इसको थोड़ा सा याद रखना। और इनडायरेक्टली भी इलेक्टेड नहीं होता, ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल कॉलेज है जैसे वाइस प्रेसिडेंट और इन लोगों का था, प्रेसिडेंट का था, ऐसा उसका कोई इलेक्टोरल कॉलेज भी नहीं है। मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला प्रेसिडेंट को कि इसको यहाँ का बना दो गवर्नर, उसको बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने बोला मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बोला,
मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको, हमारे गवर्नर को ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, प्रेसिडेंट के वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आता है ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या, कि सूर्य नारायण केस के अंदर 1982 में ये बोला कि ये जो प्लेजर वाली चीज़ है ये नॉट जस्टिफिएबल है। मतलब क्या, कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पे नहीं होना चाहिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के उस पर होता है ना, ये तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे नहीं होता ठीक है। उसके बाद जो ये नॉमिनी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला हरगोविंद पंत केस में कि ये कोई एम्प्लॉय नहीं है, जो गवर्नर है सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है ठीक है। बोलने वाली बात है ठीक है, सच्ची में बता रहा हूँ, बोलने वाली बात है, क्योंकि अभी ये गए सारे गवर्नर चेंज हो जाएंगे, तुरंत चेंज हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए आपको ठीक है। गवर्नर का रोल क्या होता है थोड़ा सा समझना चाहिए। गवर्नर बेसिकली क्या करता है कि मैसेज कन्वे करवाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है। कौन बताता है, गवर्नर बताता है। तो एक लिंक को एस्टैब्लिश करके रखता है, ये इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है गवर्नर का। समझ आया? तो ऐसा, चलो वो तो यूपीएससी सीएससी के लिए छोड़ दो, जब सीएससी की तैयारी करोगे तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि इसको अबॉलिश कर देना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो अलग चीज़ है। तो देखो कोर्ट केस के नाम थोड़ा है, सूर्य नारायण केस हो गया, हरगोविंद पंत केस हो गया, इनके नाम याद रख लेना। क्या चीज़ें बोली थी वो याद रख लेना, कैसे इलेक्ट होता है वो याद रख लेना, कौन से मॉडल पे स्टैब्लिश है वो याद रख लेना, बस इतना हो गया। और इनके नाम याद रख लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा और वो तुम्हारा हो जाएगा ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि तुम्हें समझ आया या नहीं आया ठीक है। बाकी ये रोपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे है, ये है बांग्लादेश में, ये है बांग्लादेश में। अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है, कोई नहीं, इसको थोड़ा सा चलने दो, इसको भी डिस्कस करेंगे ठीक है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही बच्चों। अगर तुम्हें समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलो। कमेंट तो ज़रूर करा करो बच्चों, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि तुम देखते हो, तुम्हारी भी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी है वो थोड़ी सेट हो जाए, ताकि मुझे भी पता रहे कि कौन कौन बच्चा डेली देख रहा है ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।